ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूं और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए गोल परिभाषा। तो पूर्व में हम लोग पाठ के अंतिम भाग में पढ़े थे अक्षांश और लंबांश। तो पुनः एक बार हम लोग पुनरावृत्ति करते हुए अक्षांश लंबांश को और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षांश के लिए आचार्य क्या कहते हैं कि याम्योत्तरे तथा अक्षांशः समस्थान ध्रुवांतरे खमध्य ध्रुवयोर मध्य लंबांशः दक्षिणोत्तरे। अब यहाँ पे अक्षांश और लंबांश को स्पष्ट रूप से समझना अति आवश्यक है। क्या कहते हैं कि याम्योत्तरे तथा अक्षांशः, याम्योत्तर वृत्तिः समस्थान ध्रुवांतरे अक्षांशः भवन्ति। याम्योत्तर वृत्ते समस्थान ध्रुवांतरे अक्षांशः भवन्ति। याम्योत्तर वृत्ते खमध्य ध्रुवयोर मध्ये लंबांशः भवन्ति। याम्योत्तर वृत्त में समस्थान और ध्रुव का अंतर अक्षांश होते हैं और याम्योत्तर वृत्त में ही खमध्य और ध्रुव का अंतर लंबांश होते हैं। फिर कहते हैं लंबांशः दक्षिणोत्तरः। ये दोनों जो है दक्षिणोत्तर क्रम से होते हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से कि अक्षांश जो है पूर्व में आप लोग को बताए थे, याद होगा कि जब नाड़ी वृत्त को बताए थे कि निरक्ष मध्य क्या है कि नाड़ी वृत्त और याम्योत्तर वृत्त का संपात बिंदु जो है निरक्ष मध्य कहे जाते हैं। और स्वख मध्य ये बता चुके हैं पूर्व में कि भूमि गर्भ से स्वस्थान को स्पर्श करते हुए आकाश में जो सूत्र जाए और वह गोल में जहाँ लगेगा वो आपका स्वस्थान हो जाएगा, खमध्य हो जाएगा, क्षम्यता खमध्य हो जाएगा। तो याम्योत्तर वृत्ति में निरक्षीय खमध्य और स्वखमध्य का अंतर अक्षांश हो जाएंगे। तो याम्योत्तर वृत्ति में स्वखमध्य निरक्षीय खमध्य का अंतर जो होगा उसी अंतर के समानांतर ही, उसके बराबर ही आपका याम्योत्तर वृत्ति में ध्रुव और समस्थान का अंतर होगा। ठीक क्यों होगा? तो चूंकि ध्रुव से नाड़ी वृत्त से नवत्यंश ध्रुव है, चूंकि ध्रुव से नवत्यंश वृत्त नाड़ी वृत्त बना है तो ध्रुव से नवत्यंश नाड़ी हुआ और समस्थान जो है वह चूंकि पूर्वापर वृत्त और क्षितिज वृत्त के संपात बिंदु है और खमध्य से नवत्यंश वृत्त कौन सा वृत्त है? क्षितिज वृत्त है। तो क्षितिज वृत्त में समस्थान होने के कारण स्वखमध्य से समस्थान का दूरी नवत्यंश हुआ और ध्रुव से नवत्यंश वृत्त नाड़ी वृत्त होने के कारण निरक्ष मध्य से ध्रुव का अंतर नवत्यंश हुआ। तो जितना अंतर याम्योत्तर वृत्त में निरक्ष खमध्य और स्वखमध्य का होगा वहीं अंतर याम्योत्तर वृत्त में ध्रुव और समस्थान का होगा। जितना अंतर ध्रुव और समस्थान का होगा और निरक्ष खमध्य और स्वखमध्य को होगा उतना ही उन्नति ध्रुव का भी होगा। तो इसलिए अक्षांश का परिभाषा ध्रुव उन्नति अक्षांशः भवन्ति। ध्रुव का उन्नति भी अक्षांश कहा गया है। तो ध्रुव की उन्नति और याम्योत्तर वृत्ति में समस्थान ध्रुव का अंतर, याम्योत्तर वृत्ति में निरक्ष खमध्य और स्वखमध्य का अंतर, तीनों ही अक्षांश है। अर्थात तीनों आपस में जो है बराबर है। ठीक। और तीनों का दूरी जो है अक्षांश तुल्य होता है, अक्षांश होते हैं। अक्षांश तुल्य नहीं, अक्षांश ही होते हैं। दूसरा कहते हैं चार लंबांश की खमध्य ध्रुवयोर मध्य। तो खमध्य से ध्रुव तक लंबांश हुआ याम्योत्तर वृत्त में। तो दो चीज हुआ यहाँ पर। याम्योत्तर वृत्त में निरक्ष खमध्य से स्वखमध्य का अंतर अक्षांश, याम्योत्तर वृत्त में स्वखमध्य से ध्रुव का अंतर लंबांश। दोनों याम्योत्तर वृत्त में हुए तो स्वखमध्य से ध्रुव का अंतर लंबांश और स्वखमध्य से निरक्ष खमध्य का अंतर अक्षांश और निरक्ष खमध्य से ध्रुव का अंतर नवत्यंश, नब्बेंश हुआ। तो अर्थात अक्षांश धन लंबांश बराबर नवत्यंश। अर्थात अक्षांश और लंबांश का योग कितना होगा? नवत्यंश हो जाएंगे। पुनः नवत्यंश
में लंबांश को ऋण करेंगे, अर्थात नवत्यंश ऋण लंबांश बराबर अक्षांश, अथवा नवत्यंश ऋण अक्षांश बराबर लंबांश। अर्थात नवत्यंश में से अगर लंबांश को ऋण करते हैं तो अक्षांश होगा, नवत्यंश में से अक्षांश को ऋण करेंगे तो लंबांश होगा। स्पष्ट है? तो इससे स्पष्ट हो गया कि अक्षांश और लंबांश दोनों का योग नवत्यंश होगा, नव्यांश होगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा? तो वह निरक्ष मध्य से लेकर और ध्रुव तक होगा। चूँकि निरक्ष मध्य से स्वस्थ मध्य तक अक्षांश हुआ और स्वस्थ मध्य से ध्रुव तक लंबांश हुआ, अर्थात ध्रुव से लेकर निरक्ष मध्य के बीच में अक्षांश और लंबांश दोनों हो गए। ठीक। अब आगे आचार्य कहते हैं ग्रह स्थान। ग्रह स्थान किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ग्रह बिंब कदम वृक्षगतम वृत्तम भ मंडले यत्र बिंदौ युतम तत्र ग्रह स्थान मुच्यते। क्या कहते हैं? ग्रह बिंब कदम वृक्षगतम वृत्तम भ मंडले। अब यहाँ पे प्रोत वृत्त का बात आया। तो पूर्व में आप लोग को हम बता चुके हैं कि ग्रह प्रोत वृत्त किसे कहते हैं। कहते हैं कि प्रोत वृत्त उससे कहेंगे यद यद बिंदु गतम वृत्तम तत्तु तत्प्रोत मुच्यते। जिस जिस बिंदु में गया हुआ जो वृत्त होगा वो तत्तु तत्प्रोत मुच्यते, वह उस प्रोत के नाम से वह वृत्त जाना जाएगा। ग्रह स्थान में गया हो तो ग्रह स्थान प्रोत, कदम्ब में गया हो तो कदम्ब प्रोत, जिस जिस बिंदु पर गया हो वह प्रोत बिंदु कहे जाएंगे। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ग्रह बिंब कदम वृक्षगतम, अर्थात ग्रह बिंबगतम कदम्बगतम वृत्तम भावमंडले यत्र बिंदौ युतम, अर्थात ग्रह बिंब और कदम्ब में गया हुआ वृत्त क्रांति वृत्त में जिस बिंदु पर लगता है, संपात करता है, स्पर्श करता है, तत्र अर्थात क्रांति वृत्ते तद ग्रह स्थानम उच्यते, वह क्रांति वृत्त में वह ग्रह स्थान होता है। ठीक है। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि ग्रह बिंब और कदम्ब में गया हुआ वृत्त क्रांति वृत्त में जहाँ लगता है, जहाँ संपात करता है, वो ग्रह स्थान होता है। ग्रह स्थान स्पष्ट है। फिर कहते हैं कि बिंब स्थानांतरम तत्र मंडले मध्यमः सरः। अब स्वर बताते हैं। क्या कहते हैं कि बिंब स्थानांतरम तत्र मंडले मध्यमः सरः। बिंब और ग्रह स्थान का अंतर पूर्व में बताए थे, आप लोग को याद होगा कि सभी ग्रह जो ग्रह जिस जिस विमंडल में भ्रमण करता है उसको अपना स्व विमंडल कहे जाते हैं। तो ग्रह कहाँ भ्रमण करेंगे? अपने विमंडल में। तो ग्रह बिंब कहाँ होगा? स्वविमंडल में। और ग्रह स्थान कहाँ कहेंगे? क्रांति वृत्ति में। दो चीज याद कीजिएगा, ग्रह बिंब स्वविमंडल में होगा और ग्रह स्थान क्रांति वृत्ति में होगा। ठीक। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ग्रह बिंब स्थानांतरम तत्र मंडले मध्यमः सरः। अब उसमें ग्रह बिंब और ग्रह स्थान का अंतर जो होगा वही हमारा मध्यम सर कहलाएगा। किसमें? तो अभी बताएं कि ग्रह बिंब कदम वृक्षगतम, अर्थात ग्रह बिंब और कदम में गया हुआ वृत्त जो है, जो क्रांति वृत्त में भी गया है, उसी वृत्त में बिंब और ग्रह स्थान का अंतर जो है उसे मध्यम सर कहेंगे। ठीक। फिर कहते हैं स्थान बिंब दुरात्रांत्र ध्रुव प्रोते स्फुटः सरः। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्थान बिंब दुरात्रांत ध्रुव प्रोत, अर्थात ध्रुव प्रोत वृत्त। पूर्व में क्या कहें कि ग्रह बिंब और कदम अर्थात ग्रह बिंब गतम कदम गतम वृत्तम वृत्ते मध्यमः सरः भवति, मध्यम सर होते हैं। और अब कहते हैं कि ध्रुव प्रोते अर्थात ध्रुव प्रोत वृत्ते बिंब स्थानांतरम स्थान बिंब दुरात्रांत, अर्थात स्थानीय बिंब अहोरात्र वृत्तयो अंतरम स्फुटः सरः। ध्रुव प्रोत वृत्त में स्थानीय बिंब अहोरात्र वृत्त का अंतर स्पष्ट सर होते हैं। आगे कहते हैं क्रांति अर्थात मध्यम क्रांति। ये किसे कहते हैं? कहते हैं नाड़ी वृत्तावधि स्थानात, अर्थात ग्रह स्थानात, ग्रह स्थान से और नाड़ी वृत्तावधि नाड़ी वृत्त तक क्रांति रुच्यते है, अर्थात क्रांति ही वृत्त
मध्यमा क्रांति उच्यते कथ्यते। ग्रह स्थान से नाड़ी वृत्त तक मध्यमा क्रांति होगा, स्पष्ट है। फिर कहते हैं संस्कृतात् स्फुट बाणेन सह क्रांतिर्भवति स्फुटा। मध्यम क्रांति बताए, अब स्पष्ट क्रांति की बात करते हैं। तो कहते हैं संस्कृतात् स्फुट बाणेन, अर्थात संस्कार करने से, किसका संस्कार? तो कहते हैं कि स्पष्ट स्वर का मध्यम क्रांति में संस्कार करने से, संस्कृतात् स्फुट बाणेन, बाणेन अर्थात स्पष्ट स्वरेण, संस्कृता मध्यमा स्पष्टा क्रांति भवति। स्पष्ट स्वर से मध्यम क्रांति में संस्कार करने से स्पष्ट क्रांति प्राप्त होगा। अब कहाँ से कहाँ तक होगा? तो कहते हैं ग्रह बिंबात ध्रुव प्रोते नाड़िका मंडलावधि। अब वह जो है ध्रुव प्रोत वृत्त में ग्रह बिंब से नाड़ी वृत्त तक होंगे। स्पष्ट है। अभी आपके आचार्य क्या क्या बता दिए? ग्रह स्थान, मध्यम स्वर, स्पष्ट स्वर, मध्यम क्रांति, स्पष्ट क्रांति, यहाँ तक हो गया। पुनः एक बार समझ लेते हैं कि मध्यम स्वर जो है वह ग्रह बिंब गतम कदम्ब गतम वृत्तम, अर्थात ग्रह बिंब में गया हुआ, कदम्ब वृत्त में गया हुआ वृत्त में ग्रह बिंब गतम कदम्ब गतम वृत्ते भवमंडलम यत्र युतम, वह वृत्त जो है क्रांति वृत्त में जहाँ संपात करेगा वह क्या होगा आपका? तो कहते हैं कि वह आपका ग्रह स्थान होगा। पुनः कहते हैं कि बिंब स्थानांतरम तत्र मंडले मध्यम स्वर। अब उस वृत्त में ग्रह बिंब और स्थान का अंतर जो है मध्यम स्वर होगा। पुनः स्थानीय बिंब और अहोरात्र वृत्त का अंतर ध्रुवप्रोत वृत्त में स्पष्ट स्वर होगा। तो ध्रुवप्रोत वृत्त में स्पष्ट स्वर होगा और पूर्व में ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में ग्रह बिंबगत कदम्ब प्रोत वृत्त में मध्यम स्वर होंगे। अब कहते हैं नाड़ी वृत्तावधि स्थानात् मध्यमा क्रांति उच्यते। नाड़ी वृत्तावधि स्थानात्, स्थानात् अर्थात ग्रह स्थानात् नाड़ी वृत्तावधि क्रांति मध्यमा क्रांति भवति। ग्रह स्थान से और नाड़ी वृत्त तक मध्यमा क्रांति होगा। संस्कृतात् स्फुट बाणेन सक्रांति भवति स्फुटः, अर्थात स्पष्ट स्वरेण संस्कृता मध्यमा क्रांति भवति। स्पष्ट स्वर से जब मध्यम क्रांति को संस्कृत करेंगे तो हमारा स्पष्ट क्रांति प्राप्त हो जाएगा। अब वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो कहते हैं कि ग्रह बिंबात ध्रुव प्रोते, अर्थात ग्रह बिंब से ध्रुव प्रोत वृत्ते ग्रह बिंबात नाड़ी मंडलावधि स्पष्टा क्रांति भवति, अर्थात ग्रह बिंब से और नाड़ी मंडल तक, नाड़ी वृत्त तक ध्रुव प्रोत वृत्त में स्पष्ट क्रांति होंगे। अब कहते हैं ग्रहोपरि समप्रोते ग्रहात पूर्वा परावधि भुज चापम बुधई प्रोक्तम तज्या भुज इति रीतः। अब क्या बताते हैं आचार्य? कहते हैं ग्रहोपरि समप्रोते ग्रहात पूर्वा परावधि, ग्रहोपरि समप्रोत वृत्ते ग्रहात पूर्वा परावधि, अर्थात ग्रह स्थानात पूर्वापर वृत्तावधि भुज चापम प्रोक्तम। ग्रहोपरि समप्रोत वृत्त में ग्रह स्थान से पूर्वापर वृत्त तक भुज चाप कहे जाते हैं। तज्या भुज इति रीतः, और भुज चाप जो है आपके भुज चापांश जो होंगे उनके ज्या को भुजज्या कहे जाएंगे। फिर कहते हैं ग्रह स्थानात् समस्थानम यावत कोट्यंश कहा स्मृता। ग्रह स्थान से और समस्थान तक कोट्यंश कहा स्मृता, कोट्यंशा, कोट्यंशा अर्थात कोटि अंश का, कोटि कहे जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो ग्रह स्थान से समस्थान तक किस वृत्त में?
तो ग्रहोपरि समप्रोते, ग्रहोपरि समप्रोत वृत्त में ग्रह स्थान से समस्थान तक कोट्यंश और ग्रह स्थान से नाड़ी वृत्त तक भुजांश। फिर कहते हैं कोट्यंशैर यत् समस्थानात् वृत्तम तदुपमंडलम। अब कहते हैं कि कोट्यंशैर यद समस्थानात्, समस्थान से कोट्यंश द्वारा निर्मित वृत्त को उपमंडलम उपवृत्तम कथ्यते। तो आज यही तक पाठ को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल विश्वांश और क्षेत्रांश सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बंधु जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल और उसको पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है। तथा श्री ब्रह्मा परमस्तु।